दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। मरुधरा में डेंगू के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। सालों बाद नवंबर माह में डेंगू के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। राजस्थान के बढ़ती मामलों के बीच मंगलवार को केंद्रीय टीम ने जयपुर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। डेंगू की स्थिति का फील्ड सर्वे किया जा रहा है। चिकित्सा विभाग ने फील्ड में तैनात कार्मिकों से सर्वे के दौरान ऑन द स्पॉट फोटो भेजने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में 20 अक्टूबर से 3 नवंबर तक डेंगू मुक्त राजस्थान अभियान भी चलाया गया था। इसके बावजूद डेंगू काबू में आता नहीं दिख रहा है। इस साल में 13,000 से ज्यादा डेंगू के मरीज मिले हैं। वहीं 31 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में डरा रहा डेंगू। तेरह 13,000 से ज्यादा मरीज, 30 से ज्यादा मौतें। केंद्रीय टीम ने जयपुर में लिया स्थिति का जायजा। ये एक सुखद स्थिति देखने में आई है कि ग्रेजुअल डिक्लाइन सीजनल डिजीजेस के पेशेंट्स की डेली संख्या में आ रहा है, परंतु फिर भी हमें जागरूक रहने की जरूरत है। डेंगू कंट्रोल करने के लिए चिकित्सा विभाग मुस्तैद। फील्ड अधिकारियों और सर्वे दल को खास निर्देश। मरीजों के घर पर सर्विलांस के दौरान सर्वे टीम को सेल्फी भेजने के निर्देश। घर से हाउस टू हाउस सर्वे हम कर रहे हैं। जो सीजनल डिजीजेस के जो मेन रीजंस होते हैं, मच्छर, लार्वा, उनको क्लीन करना। 20 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चला था डेंगू मुक्त राजस्थान अभियान। अभियान के बावजूद डेंगू के मामलों में इजाफा। अभियान खत्म, कहर जारी। तो इसी को लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम पैनल इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मोहितेश श्रीवास्तव, सीनियर कंसल्टेंट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर के शर्मा, निदेशक स्वास्थ्य विभाग, हमारे साथ बने हुए हैं। और इसी के साथ सौरभ गृहस्थी, संवाददाता जयपुर, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सौरभ, आपके पास आना चाहूंगी। डेंगू को लेकर क्या कुछ मौजूदा स्थिति है? सौरभ, मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए, फिलहाल अभी सौरभ से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर के शर्मा भी जुड़े हुए हैं, जो कि निदेशक है स्वास्थ्य विभाग के। उनके पास चलूंगी। सर, क्या कुछ स्थिति है अभी डेंगू को लेकर प्रदेश में? मैम, जैसे आपने बताया कि राज्य में अभी तक कुल 13,059 केसेज आए हैं और 21 के करीब डेथ हुई है। मुख्य प्रभावित जो जिले हैं उनमें अलवर है, अजमेर है, भरतपुर है, भीलवाड़ा है, कोटा है, उदयपुर है। लगभग 17 जिले ऐसे हैं जहां पे 300 के केसेज, 300 से ज्यादा केसेज आए हैं। अभी आपको पता है, कल हमने प्रमुख शासन सचिव महोदय ने, शासन सचिव साहब ने और मैंने और हमारे विभाग के अधिकारियों ने सबने मिलके और पूरे स्टेट के जो हमारे ऑफिसर्स थे उनके साथ में वीसी की थी। और वीसी के माध्यम से सख्त निर्देश दिए गए हैं सभी अधिकारियों को कि जहां से डेंगू के केसेज ज्यादा आ रहे हैं उन साइट्स को चिन्हित करना है, चाहे रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, चिन्हित करके और वहां पे एंटी लार्वा और एंटी अडल्ट एक्टिविटी दोनों एक साथ करनी है, जिससे कि केसेस का वहां से आना खत्म हो और डेंगू काबू में आया जा सके। एक तो यह है। दूसरा, हम हाउस टू हाउस एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे हमारे शासन सचिव साहब ने बताया। उसमें हमारी टीमें घर घर जी, आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए। हमारी टीमें घर घर जाती है और घर घर जा करके और वहाँ एंटी लार्वा एक्टिविटी करती है। और जब एंटी लार्वा एक्टिविटी करती है उसको प्रभावी बनाने के लिए हमने क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए भी सारे जो हमारे सेक्टर ओआईसी हैं, हमारे ब्लॉक सीएमओ हैं और हमारे जो सीएमएचओ हैं उनको सख्त निर्देश दिए हैं
कि जब भी टीम एक बार में 50 घरों का सर्वे करेगी, जहां पॉजिटिव केस निकलता है उसके आसपास के 50 घरों का सर्वे करेगी। सर्वे करने के बाद में उस टीम ने सर्वे अच्छा किया है या सही नहीं किया है या किया है, क्योंकि केवल फॉर्मेलिटी पूरी करने से केसेज की संख्या नहीं घटती। तो एक्टिव सर्विलांस को प्रभावी बनाने के लिए हमने क्रॉस वेरिफिकेशन का तथा साथ साथ में हमारे प्रमुख शासन सचिव श्री अखिल अरोड़ा जी ने भी निर्देश दिए हैं कि जब आप वहां करने जाएं एक्टिव सर्विलांस तो वहां सेल्फी और जो आपने एक्टिविटी की उनकी फोटो शेयर करें जी। ये बहुत अच्छा डिसीजन है। और मैं ये कहना चाहूंगा राज्य के HOD होने के नाते कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बरसात के मौसम के बाद में जब भी मौसम बदलता है, सीजनल डिजीज अपना पैर पसारती है। 2019 में भी लगभग 14,000 के करीब केसेज आए थे। और अभी ये बात जरूर है कि नवंबर में अभी केसेज आ रहे हैं, लेकिन साइट है कुछ चिन्हित जगह है, जैसे हमारा बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा में तो बिल्कुल ही न के बराबर है जी। और बहुत सारी जगह केसेज जहाँ एक्टिव सर्विलांस और एंटी एडल्ट और एंटी लार्वा एक्टिविटी दोनों साथ हुई, वहां पे अभी करीब खात्मे की ओर है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि प्रभावी कार्रवाई। ठीक है, बिल्कुल। तो तमाम जो अभियान है वो चलाए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि जो डेंगू के आंकड़े हैं वो कम हो सके। एक बार फिर से हमारे साथ सहयोगी जयपुर से सौरभ गृहस्थी जुड़ चुके हैं। सौरभ, मौजूदा हालात क्या कुछ है प्रदेश में डेंगू को लेकर? देखिए, इस वक्त भी लगातार मौसमी बीमारियों का कहर जो है वो लगातार जारी है। तमाम जिलों में मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और जिस प्रकार से नवंबर माह में आमतौर पर नवंबर की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में मौसमी बीमारियों के जो आंकड़े हैं वो बेहद कम हो जाते हैं, लेकिन ये सालों बाद इस प्रकार का देखने को मिल रहा है कि इस बार मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन इसमें दो बातें जो स्पष्ट रूप से सामने आई हैं। एक तो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही इस लिहाज से है कि जो एक्टिविटीज शुरू करनी चाहिए थी मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए वो देरी से जो है वो शुरू की गई। और इसके अलावा मरीजों की तरफ से भी लापरवाही जो है वो साफ तौर पर सामने आई है कि थोड़ा बहुत जो तबीयत खराब होने के बावजूद भी चिकित्सकों को नहीं दिखाकर खुद ही जो है वो घर पे अपने लिए हिसाब से जो है वो इलाज लेना शुरू कर दिया। इसके कारण से भी मामलों में जो है वो बढ़ोतरी हुई है। कुछ वरिष्ठ चिकित्सकों से जब हमारी बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि एक घर में जब डेंगू का मरीज आता है तो उस पर्टिकुलर मरीज का इलाज जो है वो शुरू कर दिया जाता है, लेकिन डेंगू उस घर में कैसे पहुंचा है या फिर उसका रोकथाम कैसे की जानी चाहिए वो लोगों ने नहीं समझा। और उसके कारण से घर के दूसरे सदस्य भी लगातार जो है वो डेंगू से प्रभावित होते रहे। तो इस वक्त बिल्कुल लोगों ने ये नहीं समझा कि रोकथाम कैसे करना है, और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मोहितेश श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि रोकथाम कैसे करें, क्योंकि लोगों की मौत भी हो रही है, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। प्राइमरी तौर पर क्या कुछ करें? गुड आफ्टरनून। जैसा सर ने बताया वो यही सारे मेजर्स हैं, एंटी लार्वा और एंटी एडल्ट्स, और इसके लिए अवेयरनेस जरूरी है जो हम महसूस करते हैं कि राउंड द क्लॉक राउंड द ईयर होना चाहिए। हमें अब धीरे करके हम सबको ही पता है कि ऐसी बीमारियां मच्छरों से होती हैं, और ये भी हर साल दर साल हम देखते होते हैं कि मानसून के बाद ये बीमारियां पूरे देश भर में ये सर उठाती हैं। तो हम इनकी तैयारी शुरू से ही समय रहते करें तो बेहतर है। मानसून शुरू होने के साथ साथ ही अवेयरनेस स्टार्ट हो जानी चाहिए। और कुछ ऐसे मेजर्स जो हम एज ए कॉमन सिटीजन हम जो ले सकते हैं कि पानी नहीं जमने दें, साफ सफाई रखें, और नाले वगैरह हैं उनको साफ रखें, और फुल स्लीव्स कपड़े पहने और शरीर को ढक के रखें। तो ये कुछ ऐसे बेसिक चीजें हैं जो हम एज ए कॉमन सिटीजन अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं और लोगों के आसपास इन सब चीजों की जानकारी पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा जो बेहतर तरीके से यही है कि कोई भी ऐसे सिम्टम्स जब भी शुरुआती टाइम में होते हैं, बुखार हो और शरीर में दर्द है, जोड़ों में दर्द हो, तो तुरंत ही आपने नजदीक के अपने स्वास्थ्य अधिकारी या जो नजदीक के डॉक्टर हैं आप उनसे जरूर मिलें। हर शुरुआती ऑलमोस्ट हर बीमारी के लक्षण एक जैसे लगते होते हैं और बहुत लोग नॉर्मल कफ कोल्ड या वायरल जैसे समझ के बैठ जाते हैं, और वो उन सब चीजों पे हमें अलर्ट रहना चाहिए। उसके बारे में आम आदमी तक हमें अवेयरनेस पहुंचानी है।
कि आप किन सिम्टम्स के साथ आपको डॉक्टर्स के साथ तुरंत राय लेनी है। तो बेसिकली प्राइमरी प्रिवेंशन एक जरूरी है और उसके साथ साथ एक सेकेंडरी प्रिवेंशन भी जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि घर के आसपास पानी ना जमा होने दें, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने। तो डॉक्टर साहब आपने एक बात और बताई कि जो बीमारियां होती हैं, प्राइमरी सिम्टम्स एक तरह ही देखे जाते हैं, सभी में बुखार आते हैं, बॉडी पेन होते हैं, तो फिर वेरीफाई कैसे करें कोरोना है या डेंगू है या नॉर्मल वायरल फीवर है? समझने वाली बात यह है कि शुरुआत के 2 या 3 दिन तो कोई भी तमाम इन्फेक्शन में, चाहे वो नॉर्मल सर्दी खांसी वाला वायरल हो, डेंगू हो, कोविड हो, एक जैसे ही सिम्टम्स आते हैं। लेकिन डेंगू में ज्यादा से ज्यादा लोगों में हम जो देखते हैं उसमें बॉडी एक काफी होता है, हाई ग्रेड फीवर काफी आता है और जोड़ों में दर्द काफी होता है। ये स्पेसिफिक सिम्टम हमें डेंगू में काफी दिखता होता है, जो दूसरी बीमारियों से फर्क दिखाता है। नॉर्मल जो वायरल होते हैं उसमें कफ कोल्ड के साइंस ज्यादा मिलते हैं और बहुत हाई ग्रेड फीवर नहीं आता है और शरीर में उतना पेन भी नहीं होता है। कोविड के सिम्टम्स जैसे जैसे धीरे धीरे लोगों को पता चल गए हैं, फीवर आता है, उसमें जुकाम खांसी के साथ साथ वो फीवर थोड़ा लंबे दिन तक भी बन सकता है और कई बार सांस में तकलीफ होनी या फिर लॉस ऑफ स्मेल, ये जैसे फीलिंग आती है लोगों को। तो हाई ग्रेड फीवर विद बॉडी एक, विद जॉइंट पेन, विद आईज के हेडेक, आंख के पीछे पेन होना, उसको हम रेट्रो और वाइटल पेन बोलते हैं। ये सारे सिम्टम्स हमें इंडिकेट करते हैं और स्पेसिफिक टू सीजन, स्पेशली मानसून के बाद है या मानसून के दौरान है या उस समय पीरियड के साथ चल रहा है, तो सबसे पहले हमें डेंगू एज ए फर्स्ट डायग्नोसिस लेके चलना चाहिए और उसी के हिसाब से हमें कार्रवाई करनी चाहिए। और जैसे हमने कोविड में भी देखा, हर मरीज सीरियस नहीं होता, तो डेंगू में भी हर मरीज सीरियस नहीं होता है। पैनिक होने से ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आप को हाइड्रेशन ठीक रखें, लोगों को अवेयर करें और फीवर अगर 2 या 3 दिन तक खिंच रहा है और सिम्टम बने हुए हैं तो जरूर नजदीकी अस्पताल या डॉक्टर से आप जरूर सलाह लें। डॉक्टर अप्रोप्रिएट टाइम पे उसके हिसाब से टेस्ट प्लान करते हैं और फिर उसी हिसाब से हम आगे ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ने तमाम बातें बताई, तमाम सिम्टम्स बताएं, वो लक्षण है जो प्रारंभिक तौर पर आपको हो सकते हैं। तो अगर आपको ये लक्षण है तो आप लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, तुरंत अस्पताल जाएं, क्योंकि अगर डेंगू में इलाज में देरी होती है तो मौत भी हो सकती है। डॉक्टर साहब, आपने कोरोना की भी बात की, तो अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है वो कोरोना से रिकवर हुआ है, उसे डेंगू होता है, तो क्या ये ज्यादा खतरनाक है? अभी ऐसा डायरेक्ट स्टडी तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कोई भी एक बीमार शरीर में अगर बैक टू बैक 2 बार इलनेसेस होते हैं तो वो जरूर रिस्की होगा। और अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, स्पेशली डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, ओबीज है और कुछ खास एज ग्रुप है जिसमें ये बीमारियां ज्यादा भयावह रूप में आती हैं, जैसे लेस देन 1 ईयर ऑफ एज, एडोलसेंट एज 10 से 14 साल की उम्र, या फिर प्रेग्नेंट है, तो ये कुछ ऐसे एज ग्रुप हैं जिसमें ये बीमारियां खास तौर पे नॉर्मल पॉपुलेशन की तुलना में ज्यादा सीरियस लक्षण लेके आती हैं। और अगर एक इलनेस के बाद दोबारा हुआ है तो हम ये मान सकते हैं कि ऐसे पेशेंट हमारे लिए ज्यादा चैलेंजिंग हो सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर के शर्मा, अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो स्थिति प्रदेश में बनी हुई है, क्या वजह है इसके पीछे? मैंने पहले भी कहा, सौरभ जी ने भी कहा कि सब प्रशासनिक लापरवाही है, विभाग की लापरवाही है। विभाग की लापरवाही नहीं है। कोविड के दौरान भी हमने एक्टिव सर्विलांस, हाउस टू हाउस एक्टिविटी शुरू रखी और बारिश के बाद में जहाँ पे साफ पानी भरा रहता है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एडिस मॉस्किटो वेक्टर है डेंगू का, ये 3 बीमारियों का वेक्टर है, डेंगू का है, चिकनगुनिया का है और जीका का वेक्टर है। तो मेरा कहने का मतलब ये, विभाग अपने स्तर पर सभी कार्रवाइयां करता है, जिसमें एक प्रिवेंटिव मेजर्स है और एक इन्फेक्शन होने के बाद में उसका ट्रीटमेंट है। प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में एंटी लार्वा और एंटी एडल्ट एक्टिविटी हम हाउस टू हाउस एक्टिविटी करके कर रहे हैं। साथ साथ में एलएचजी का सहयोग ले रहे हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो अर्बन एरिया है जहाँ से डेंगू के केसेस ज्यादा आ रहे हैं, तो एंटी एडल्ट एक्टिविटी में उनका सहयोग ले रहे हैं फॉगिंग के लिए। ये है प्रिवेंटिव मेजर्स। पर मैं साथ साथ राजस्थान के सभी नागरिकों से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार के साथ साथ सभी नागरिकों की भी ये जिम्मेदारी है कि एडिस जो मॉस्किटो है उसका अपनों को खात्मा करना है और खात्मा करने के लिए सबका सहयोग चाहिए। सभी लोग एक्टिव पार्टिसिपेट करें जी। और सप्ताह में 1 दिन अपने घर के जितने भी बर्तन हैं जो साफ पानी से भरे हैं
मंदिर के बाहर पानी की टंकियां हैं, घर के बाहर पानी की टंकियां हैं, जानवरों के जो रखते हैं उनमें लार्वा तैरते रहते हैं, उनको 7 दिन में एक बार साफ करें। फ्रिज की ट्रे है उसको साफ करें। छत पे जो पानी के बर्तन रखे हैं प्लास्टिक के या रबर के, जो टायर वगैरह हैं उनमें पानी भरा रहता है, उनको चेक करें, उनको साफ करें। तो सरकार के साथ साथ राजस्थान के सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वो भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और अपने घर के आसपास साफ पानी और गंदा पानी भरने नहीं दें। जी बिल्कुल सर, इसी को लेकर आपसे सवाल करना चाहूंगी। बिल्कुल लोग जागरूक होंगे तभी इस पर काबू पाया जाएगा। इसके लिए क्या कुछ योजनाएं हैं? लोगों को जागरूक कैसे करें, अवेयर कैसे करें? जागरूक करने के लिए हमारा विभाग समय समय पर आईसी गतिविधि करता रहता है। थ्रू ऑडियो विजुअल मीडिया भी हम लोग संदेश देते रहते हैं, प्रिंट मीडिया के थ्रू भी संदेश देते हैं, पंपलेट्स भी बांटते हैं और माइकिंग के थ्रू भी करते हैं। और पूर्व में हमने जो कचरा उठाने वाली गाड़ियां हैं जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, उन पे वो लगाया था हमने, वो सबको आईसी करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, इफेक्टिव तभी होती है कि जब लोगों को तकलीफ तब होती है जब उस घर में कोई सफर करता है, तब वो कहता है कि साहब मेरा बीमार हो गया, मैं डेंगू हो गया, तब उसको पता लगता है कि मेरे डेंगू इसके कारण से हुआ, तब साफ करते हैं। तो मेरा तो सभी से निवेदन है, पूरे राजस्थान के समस्त नागरिकों से निवेदन है कि सरकार के साथ साथ अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और डेंगू को कंट्रोल करने में मदद करें। सरकार अपने स्तर पर हर संभावित एक्टिविटी कर रही है, जिसमें आपको मैंने बताया प्रिवेंटिव मेजर्स, एंटी लार्वा और एंटी एडल्ट एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ LSG लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के साथ में। और दूसरा आता है जो टॉपिक आता है कि ग्रसित हो गया, मान लो सपोज कोई इन्फेक्टेड हो गया डेंगू से, और डेंगू से होने के बाद उसका ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट में डॉक्टर साहब ने बताया कि 2 प्रकार का हेमोरेजिक डेंगू होता है, डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है। तो इसमें 80% तो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, ज्यादा उसमें असिस्टेंट की जरूरत नहीं होती है। हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करें, फीवर के लिए पैरासीटामोल लें और कंप्लीट बेड रेस्ट करें, लिक्विड डाइट लें, उसी से ठीक हो जाता है। फिर भी आपको अगर डेंजर साइन लगते हैं, डेंजर साइन नाक से ब्लीडिंग होती है, कफ में खून आता है, स्टूल में खून आता है, तो आपके नजदीकी जो स्वास्थ्य केंद्र है, हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिला अस्पताल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां जाके नजदीकी और चिकित्सक से सलाह लें। तो मैं सभी लोगों से ये संदेश भी देना चाहूंगा कि अगर मान लो आपको ऐसा लगता है कि डेंगू बुखार हो सकता है या जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, सीवियर फीवर होता है, तो एनाल्जेसिक के रूप में केवल पैरासीटामोल लें, दूसरी एनाल्जेसिक ड्रग नहीं ले। ठीक है डॉक्टर मोहितेश श्रीवास्तव, जैसा कि डॉक्टर के शर्मा ने तमाम उपाय बताए कि क्या कुछ करें, आप क्या कुछ कहेंगे? लोग क्या कुछ करें अगर उनको डेंगू हो जाता है तो किस तरीके से प्रिकॉशंस लें, क्या दवाइयां लें, क्या कुछ करें, अपने डाइट में क्या शामिल करें? जो बुखार है उसमें जैसा सर ने बताया पैरासीटामोल ही लेना है। बहुत सारे लोग ब्रूफेन के साथ वाली दवाई जो पहले किसी बीमारी में लिया होगा वो फिर से वो रिपीट करने लगते हैं, तो वो एक अवेयरनेस जरूरी है और एज ए डॉक्टर हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस बातों को शुरू से ही ध्यान में रखें और पेशेंट्स को जरूर बताएं। तो सिंपल पैरासीटामोल ही लेना है। इसमें जैसे वायरल डिजीज है तो इसकी कोई एक फिक्स दवाई नहीं है, हमें सिम्टोमेटिक ही ट्रीट करना होता है। तो जो सिम्टम है उसको ट्रीट करते हैं। तो शुरुआत के 3 से 4 दिन करीब फीवर रहता है और उस टाइम पे हम पैरासीटामोल एडवाइस करते हैं और पानी ज्यादा पीने को बोलते हैं। जो दूसरा फेज आता है वो डेंगू विद डेंजर साइंस का आता है। डेंजर साइंस मतलब कि जिस समय हम एज ए फिजिशियन, एज ए क्लिनिशियन हमें अलर्ट होना है और वो चीजें हमें शुरुआती टाइम में ही पेशेंट या उनकी फैमिली को बता देना चाहिए, जिसमें आमतौर पे पेशेंट को पेट दर्द होना, उल्टी होना, शरीर में दाने आना, रैशेज आना, ये और सर ने जैसा बताया नाक से ब्लीडिंग होना या टॉयलेट में यूरिन और पॉटी में या ब्लड आना, तो ये ऐसे सिम्टम्स हैं जिसमें अलर्ट होना चाहिए। उससे पहले शुरुआती टाइम पे ही पेट दर्द और वॉमिटिंग, आमतौर पे फीवर उतरने के बाद ये सीवियर लक्षण आने शुरू होते हैं। तो जो फीवर वाला टाइम होता है उसमें पेशेंट को तकलीफ तो रहती है फीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो उतना सीरियस एक्ट नहीं करता या सीरियस समझता नहीं है। फीवर उतरने के बाद जिस समय उसे लगता है कि वो अब बेहतर है, उसी समय जिन भी पेशेंट के साथ तकलीफ आनी होती है, जो उस रिकवरी फेज में जा रहा होता है, किसी किसी के साथ वो डेंजर साइंस आते हैं। तो हमें एज ए प्राइमरी पॉइंट ऑफ टाइम, जिस समय हमने फर्स्ट टाइम पेशेंट को देखा है, उस समय डायग्नोसिस, हमारी एक प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस हम जैसे ही समझते हैं, उसी समय हम पेशेंट को इस बारे में अलर्ट करते हैं कि पूरी एक
जो बीमारी की नेचुरल साइकिल है उसको 1 मिनट लगा के और पेशेंट या उसकी फैमिली को एक्सप्लेन कर देना चाहिए कि फीवर के दौरान आपको ये तकलीफ हो सकती है और फीवर उतरने के बाद ये तकलीफ हो सकती है, जिसकी वजह जिस टाइम पे अगर ऐसा कुछ हो तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तमाम तकलीफ हो सकती है, लेकिन हेल्थ पे सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो डाइट का होता है। अपने खान पान में क्या कुछ शुमार करें, क्योंकि प्लेटलेट्स लगातार गिरते जाते हैं, प्लेटलेट्स को रिकवर करने के लिए क्या कुछ खाएं? प्लेटलेट रिकवर करने के लिए कोई ऐसा खाने वाली चीज नहीं है, वो एक नेचुरल बीमारी का एक नेचुरल साइकिल है। उसमें एक पर्टिकुलर डेज ऑफ इलनेस पे प्लेटलेट डिक्रीज होना शुरू होते हैं और हेमाटोक्रिट बढ़ना शुरू होता है। हेमाटोक्रिट मतलब ब्लड कंसंट्रेशन। तो ब्लड कंसंट्रेशन का बढ़ना जो हमें इंडिकेट करता है कि हाइड्रेशन कॉम्प्रोमाइज है, और प्लेटलेट का डिक्रीज होना ये एक डेंजर टाइम है। तो प्लेटलेट एक खास डेज ऑफ इलनेस पे डिक्रीज होते हैं और नेचुरली बॉडी उसको रिकवर करती है और वो इम्प्रूव हो जाते हैं। इसके बारे में बहुत लोगों को मिथ होते हैं कि हम ये खाएं या अलग अलग चीजें खाएं, जो बहुत साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। तो एक नेचुरल साइकिल के साथ बॉडी उस बीमारी से लड़ती है और एक सर्टेन डेज तक प्लेटलेट डिक्रीज होने के बाद फिर अपने आप नेचुरली राइज भी होने लगते हैं। तो उसके लिए कोई अलग से सप्लीमेंट लेना और कोई अलग खास तरह की दवाई या मेडिसिन या खाना अलग, ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। लेकिन तमाम लोग अपने अपने तरीके से कुछ कर रहे होते हैं, जिसमें हमारी तरफ से बहुत ज्यादा उनको मना भी हम नहीं करते हैं, लेकिन उनको एक तरह से ये भी समझा के रखते हैं कि आप सिर्फ इसके भरोसे नहीं रहना है, रूटीन टाइम पे आपको एक प्लेटलेट मॉनिटर करना चाहिए और हीमो कंसंट्रेशन मॉनिटर करने के लिए हमें सीबीसी करना है। तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम लगे कि हाइड्रेशन वाला पार्ट कंप्रोमाइज हो रहा है, वो ज्यादा सीरियसनेस को बताता है रादर देन सिर्फ प्लेटलेट। तो ये एक जरूरी पहलू है जिसमें आमतौर पे पब्लिक प्लेटलेट्स के पीछे और काफी डर के उसके फॉलो कर रही होती है। तो उससे ज्यादा उससे पहले जो बीमारी हमें सीरियस नेचर दिखाना शुरू कर देती है वो हीमो कंसंट्रेशन यानी हाइड्रेशन की कमी होना। इसीलिए हर मरीज को सबसे पहले जरूरी है कि पानी में सादा पानी, दाल का पानी, नारियल पानी, सूप, किसी न किसी फॉर्म में वो लिक्विड लेता रहे, हाइड्रेशन। ठीक है, यानी कि लिक्विड ज्यादा लेना है, लिक्विड लेते रहना है। सौरभ गृहस्थी से एक बार फिर बात करना चाहूंगी। सौरभ, जिस तरीके से डेंगू के आंकड़े बढ़े, प्रदेश के तमाम अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें आई जो डराने वाली थी। अस्पतालों के बाहर इलाज चल रहा था, कहीं गलियारों में इलाज चल रहा था। अभी क्या मौजूदा स्थिति है प्रदेश की? हालात जो है वो सुधरे हैं, लेकिन जो अक्टूबर माह में जो तस्वीरें देखने को मिली, प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में भी जो है वो स्थिति जो है वो खराब नजर आई कि जो मेडिसिन ओपीडी है और जो इंडोर ओपीडी है वहाँ पर देखने को मिला कि मरीज जो है वो गलियारों में उनको बेड जो है वो लगाने पड़े। लेकिन अब चूंकि मामला बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े थे, जिसके बाद राज्य सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी तत्परता से काम करते हुए अलग जो व्यवस्था है, वैकल्पिक इंतजाम जो है वो किए हैं और अब ऐसी तस्वीरें नहीं आ रही हैं। अब धीरे धीरे डिक्रीज भी जो है वो आंकड़े हो रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके मरीज की संख्या जो है वो लगातार सामने आ रही है। हालांकि अक्टूबर माह जैसे आंकड़े सामने नहीं आ रहे, लेकिन बावजूद इसके मामले जो हैं वो अभी भी सामने आ रहे हैं और ये बता रहा है कि किस प्रकार से अगर सितंबर के अंत से ही अगर इस प्रकार से रोकथाम को लेकर विशेष इंतजाम किए जाते तो इस प्रकार की स्थिति जो है वो नहीं आती। हर साल जो है वो बारिश होती है, हर साल पानी भरता है और हर साल जो है वो रोकथाम को लेकर काम किया जाता है, लेकिन अगर समय रहते शर्मा जी, स्थिति खराब हुई थी, हालांकि अब थोड़ी सुधार है, लेकिन क्योंकि कोरोना के आने की भी आशंका है तो आगे इस तरीके की तस्वीरें ना आए, अस्पताल के बाहर इलाज ना हो, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से? मैम, आपने देख रहे हो कोविड की फर्स्ट और सेकेंड लहर के दौरान, सेकेंड लहर में जो स्थितियां उत्पन्न हुई, ऑक्सीजन की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, आईसीयू बेड की कमी, राज्य सरकार प्रभावी रूप से काम करते हुए हमारे लोकप्रिय और यशस्वी जो चिकित्सा मंत्री जी हैं रेगुलर मॉनिटर करते हैं, हमारे प्रमुख शासन सचिव और शासन सचिव साहब रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं। वर्तमान में राज्य सरकार ने कोविड की थर्ड वेव मैनेजमेंट के लिए, जो कि सभी बीमारियों में काम आएगी, 332 हेल्थ केयर फैसिलिटी को चिन्हित किया है। वहां पे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है, आईसीयू बेड है और जो ऑर्डिनरी बेड है उनकी संख्या बढ़ाई है और वो कोविड के लिए चिन्हित है। पूरे राज्य में 332 संस्थाएं।
साथ साथ में हमने सभी हेल्थ केयर फैसिलिटी पे ड्रग्स की उपलब्धता सुनिश्चित की है कि किसी भी प्रकार से, आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने 2011 और 2013 से राज्य में निःशुल्क दवा योजना और निःशुल्क जांच योजना शुरू की। कोविड की फर्स्ट और सेकंड वेव के दौरान भी जितनी भी ड्रग किसी भी कोविड ग्रसित पेशेंट को लगी वो सब निःशुल्क लगी। सीटी स्कैन वगैरह सारा निःशुल्क हुआ। तो राज्य सरकार अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही है। बाकी मैं यही कहना चाहूंगा राज्य के सब लोगों को, और कि राज्य सरकार ने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है और राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने सरकार की प्राथमिकता के तौर पर स्वास्थ्य विभाग को प्रथम स्थान पर रखा है और बहुत अच्छा बजट दिया, और उसी का जो आउटकम है, रिजल्ट है, वो निकल के आया कि इंफ्रास्ट्रक्चर विगत 70 वर्ष में भी जितना डेवलप नहीं हुआ था उतना इन 3 साल के कार्यकाल में हेल्थ केयर फैसिलिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। दूसरा, हेल्थ केयर फैसिलिटी डेवलप होने के साथ साथ में डिप्लॉयमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज वो भी इस कार्यकाल में बहुत अच्छा हुआ। लगभग 3000 के करीब डॉक्टर्स 2000 एक बार और 735 चिकित्सक एक बार, हमने 2735 के करीब जो चिकित्सक डिप्लॉय किए। उसी प्रकार से 15000 के करीब हमने पैरामेडिकल, जिसमें मेल नर्स है, लैब टेक्नीशियन है, ईसीजी टेक्नीशियन है। तो 2 चीजें हैं मैम, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग्स। ठीक है, चलते चलते डॉक्टर मोहितेश के पास जाना चाहूंगी। डॉक्टर मोहितेश, जैसा कि आपने देखा कि कभी कभी लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल पाते हैं, घर पर इलाज करना पड़ता है मजबूरन, तो ऐसे में पेशेंट्स क्या करें? अपने इलाज में क्या कुछ शामिल कर सकते हैं? बस 1 मिनट है आपके पास, थोड़ा जल्दी। शुरुआती जब तक लक्षण हल्के हैं उस समय तो घर पे ही सारे पेशेंट मैनेज हो सकते हैं। हर पेशेंट को हॉस्पिटल एडमिशन या हॉस्पिटल में भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है। जैसा शुरुआत में ही सर ने बताया था, ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। 80% पेशेंट घर पे रिकवर हो सकते हैं प्रॉपर गाइडेंस और एक सही मायने से मैनेज करने पे। जो 10 से 20% पेशेंट बचते हैं उनमें हमारी नजर होनी चाहिए। उनमें नजदीकी स्वास्थ्य सेंटर से और हॉस्पिटल्स पे उनकी विजिट होनी चाहिए। और अगर किसी खास वजह से उनको बेड नहीं मिल रहा है तो उसमें कि हमें उस पेशेंट्स को अलर्ट करके भेजना होता है कि किन हालात में आपको सीवियरिटी लक्षण के साथ से वापस आना है हॉस्पिटल्स में। तो एक 80 to 85% पेशेंट में हॉस्पिटल की भागादौड़ी से बचने के लिए सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, ये समझना जरूरी है। और बच के 10 से 15% उसमें भी सीरियस लेस देन 1 to 5% होते हैं। तो उनमें हमारी नजर होनी चाहिए और उनके लिए हम बेहतर काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहितेश श्रीवास्तव आपका, डॉक्टर के शर्मा आपका भी, और सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो ये थे तमाम आंकड़े डेंगू के और इस पर कैसे रोक लगाया जाए, क्या कुछ किया जाए, ये तमाम बातें हमने आपसे बताई। आपसे अपील भी करना चाहते हैं कि आप सभी जो एहतियात है उसको बरतें और खुद को सुरक्षित रखें। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।